हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक सर बायोलॉजी में स्वागत। अपन पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर जीव में जनन पढ़ रहे थे। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था जनन के बारे में, जनन के प्रकार पढ़े थे और जीवन काल के बारे में पढ़ा था। और जनन के प्रकार में अपन पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन। तो आज देखेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जीवों में जनन, जीवों में जनन, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अलैंगिक जनन को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोबारा, फिर उसके बाद में अपने आगे से शुरू करेंगे इसको। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है जिसके दौरान क्या होता है, जिसमें एक ही जनक क्या करता है, कार्य करता है। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ क्या करता है, एक जनक क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। और इस जनक के दौरान जो संतति का निर्माण होता है वो संतति क्या होती है, अपने जनक के समान होती है। जनक के क्या होती है, समान, उसकी हूबहू या अपन बोल सकते हैं उसकी क्या होती है, नकल होती है। अपने जनक की क्या होती है, नकल होती है। और इस संतति को अपन क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। इस संतति को अपन क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। ये था अपना अलैंगिक जनन। और इसकी कितनी विधियां थी, 6 विधियां थी। कितनी विधियां थी, 6 विधियां। और 6 विधियां कौन कौन सी थी, तो देखिए पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ, फिर आगे उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विधि थी जिसके अंदर विखंडन। कौन सी विधि थी, विखंडन। उसके बाद में 2 नंबर विधि थी मुकुलन, मुकुलन। 3 नंबर विधि थी अपन खंडन बोल सकते हैं इसको, या खंडी भवन भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में 4 नंबर थी पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। उसके बाद में नेक्स्ट थी कायिक जनन या कायिक भवन बोल सकते हैं। और लास्ट अपनी विधि थी, देखिए लास्ट विधि थी बीजाणु द्वारा। इसके द्वारा, बीजाणु द्वारा इसको क्या बोलते हैं, या बीजाणु जनन भी बोलते हैं। ये अपनी 6 विधियां थी अलैंगिक जनन की, जिसमें आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विखंडन विधि। तो देखिए विखंडन विधि के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। विखंडन विधि, तो देखिए विखंडन, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो जनक होते हैं, ठीक है, इसमें जो जनक होते हैं उसको देखिए विखंडन विधि के दौरान पहले मैं इसका अर्थ बताते हैं। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। विखंडन का अर्थ क्या होता है, विखंडन का अर्थ होता है टूटना, टू ब्रेक। विखंडन का अर्थ होता है टूटना, ठीक है। उसके अलावा विखंडन विधि के अंदर क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर जो जनक होता है, ठीक है, जनक के दौरान जो किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण। किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। और जो जनक की कोशिका होती है, मान लो ये किसकी कोशिका है, जनक कोशिका है। इस जनक कोशिका से किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण। और जो संतति का निर्माण होता है उसमें कितनी संतति बनती है, 2 संतति बनती है। कितनी, 2 या उससे कितनी बन सकती है, 2 या 2 से क्या बनती है, अधिक क्या होता है, संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ध्यान से मेरी पॉइंट को समझना कि विखंडन विधि के दौरान जो जनक से किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण। किसका निर्माण, जनक से जो किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण। और जो संतति का निर्माण होता है उसमें कितनी, 2 या 2 से क्या होती है, अधिक क्या बनती है, संतति बनती है। ठीक है। तो इसका परिभाषा ऐसे क्या बोलेंगे अपन कि जनक के द्वारा, विखंडन विधि के दौरान जनक के दौरान जो संतति का निर्माण होता है वो संतति 2 या 2 से क्या होती है, अधिक कोशिका। ऐसा बोल सकते हैं कि जनक कोशिका के द्वारा बनने वाली संतति, बनने वाली संतति 2 या 2 से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। उसे क्या बोलते हैं अपन, विखंडन बोलते हैं। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। और इसी के आधार पर विखंडन कितने प्रकार का होता है, विखंडन होता है इसी के आधार पर 2 प्रकार का। विखंडन कितने प्रकार का होता है, विखंडन होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक तो होता है द्विविखंडन या द्विखंडन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्विखंडन। और एक होता है बहुखंडन। दूसरा कौन सा होता है, बहुखंडन। बड़ा देखिए इसको, विखंडन क्या होता है कि इसका विखंडन का अर्थ होता है टूटना। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना, टू ब्रेक। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जनक के दौरान, या ऐसा बोल सकते हैं जनक कोशिका के दौरान जो संतति का निर्माण होता है, जनक कोशिका के दौरान जो संतति का निर्माण होता है उसके दौरान बनने वाली संतति 2 या 2 से क्या होती है, अधिक होती है। उसे क्या बोलते हैं अपन, विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विखंडन। और इसी के आधार पर विखंडन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है द्विखंडन और दूसरा कौन सा होता है, बहुखंडन। तो सबसे पहले अपन देखिए द्विखंडन, कौन सा देखेंगे, द्विखंडन। देखिए क्या होता है,
अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम क्या है, द्विखंडन। बायोलॉजी की हर टॉपिक के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के हर टॉपिक के अंदर उसके नाम से ही क्या अपन उसकी पूरी टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या है, द्विखंडन। द्विखंडन, द्वि का मतलब दो, खंडन मतलब खंड, मतलब इसके अंदर जो जीव का शरीर है, इसके अंदर जो भी जीव है उसका शरीर कितने खंडों में बंटा होता है, दो खंडों में बंटा होता है। कितना खंडों में, दो खंडों में बंटा होता है। और खंडन विधि के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर जो जीव कार्य करते हैं, इसके अंदर जो भी जीव है जिनके अंदर ये प्रोसेस कार्य करती है, वो सारे जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, सारे जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर सारे पाए जाने वाले सभी जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे थे द्विखंडन। द्विखंडन मतलब द्वि का मतलब दो, खंडन मतलब खंड, मतलब इसका जो जीव का शरीर है वो क्या होता है, दो खंडों में क्या होता है, बंटा हुआ होता है। जीव का शरीर कितने खंडों में बंटा होता है, दो खंडों में बंटा होता है, इसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन। इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन सा आता है, जैसे एग्जांपल हो गया इसका अमीबा, इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा हो गया, यूग्लिना हो गया। कौन सा हो गया, यूग्लिना हो गया। उसके अलावा कौन सा हो गया, पैरामीशियम हो गया। कौन सा हो गया, पैरामीशियम। ये क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गए। चलो इसको देखिए, द्विखंडन का अर्थ होता है, मतलब द्वि मतलब दो, खंडन मतलब खंड, मतलब जो जीव का शरीर है वो कितने खंडों में, दो खंडों में बंटकर क्या करता है, नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। जो जनक कोशिका है, उस जनक कोशिका के द्वारा वो कितने खंडों में बढ़ जाती है, दो खंडों में बढ़ जाती है और नए जीव का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। ऐसा किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर, यूग्लिना के अंदर और पैरामीशियम के अंदर। अपन किसके उदाहरण से समझेंगे, अमीबा के उदाहरण से समझेंगे कि इसके अंदर द्विखंडन कैसे होता है। तो अपन इसको देखते हैं, अमीबा किसका एग्जांपल लेते हैं अपन, अमीबा का लेते हैं। तो देखिए अमीबा, अपन इसकी संरचना बनाते हैं। अमीबा की संरचना क्या होती है, अमीबा की संरचना अनियमित आकार की होती है। किस आकार की होती है, अनियमित आकार की, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये किसकी संरचना है, अमीबा की संरचना। किसकी संरचना, अमीबा की संरचना। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये इसका केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसका केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा कि द्विखंडन के दौरान, ठीक है, द्विखंडन विधि के दौरान क्या होता है, अमीबा अपने शरीर को दो खंडों में बांटने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, जिसके दौरान सबसे पहले इस तरह की संरचना है, ये आगे चलकर किस आकार की संरचना बना लेती है, ये आगे चलकर डंबल के आकार की, किसके आकार की, डंबल के आकार की क्या बना लेती है, संरचना बना लेती है। इस तरह से, इस तरह से क्या है, डंबल के आकार की क्या बना लेती है संरचना, जिसमें दोनों में क्या होता है, तो उसका जो मुख्य केंद्र था, वो मुख्य केंद्र को क्या हो जाएगा, अलग अलग भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, जिसके दौरान एक केंद्र किस साइड और एक कोशिका, मतलब इसके दौरान क्या दो नई कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। उस अमीबा का शरीर है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूटने शुरू हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। और अंतिम चरण के अंदर क्या हो जाता है, दो नए अमीबा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। दो नए अमीबा का क्या हो जाता है, निर्माण। इस तरह से क्या बन जाती है, दो नई अमीबा, ठीक है। और ये कौन सी विधि बनी, सबसे पहले द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि को दोबारा देखिए कि इसके दौरान क्या होता है कि जो जीव का शरीर है, जो जनक कोशिका है, वो जो जनक कोशिका है वो दो समान भागों में टूटकर या दो समान नई कोशिकाओं का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, या नए जीव का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और ऐसा किसके अंदर देखा जाता है, अमीबा के अंदर, यूग्लिना के अंदर और पैरामीशियम के अंदर। ये अपन अमीबा के उदाहरण से देखते हैं इसको कि ये किसकी संरचना है, अमीबा की संरचना। इसकी संरचना धीरे धीरे क्या हो जाती है, खंडों में बांटना क्या होती है, शुरू पहले किसके आकार की संरचना बनाती है, डंबल के आकार की, फिर आगे चलकर एंड में किसका, दो नए अमीबा का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। ये इसकी कौन सी विधि से बनी, द्विखंडन विधि। उसके बाद में दूसरी आती है बहुखंडन विधि। दूसरी विधि कौन सी आती है, बहुखंडन विधि। तो दूसरा देखिए, इसके बाद में दूसरा आता है बहुखंडन विधि। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसके अंदर विखंडन विधि के दौरान जितने भी सारे जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव है। इसको याद रखना, तो आगे इसको अपन समझेंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा अपना विधि कौन सी है, बहुखंडन विधि। कौन सी विधि, बहुखंडन विधि। अब देखिए बहुखंडन विधि के अंदर क्या होता है कि इसका शरीर क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा और नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसकी जो जनक कोशिका है, कौन सी कोशिका है, इसकी जो जनक कोशिका है वो क्या हो जाएगी,
दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और विभाजित होकर क्या बना लेगी, नई संतति कोशिका का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। नई संतति कोशिका क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा होगा, तो इसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर अमीबा भी कार्य करता है। इसके अंदर कौन सा, अमीबा भी। अब इसको भी बताएंगे अमीबा कैसे करता है। अब आपको प्लाज्मोडियम से आपको कुछ याद आया होगा, अपन पीछे पढ़े हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको प्लाज्मोडियम के बारे में सबको पता है कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रकार का एक रोगजनक होता है। क्या होता है, एक रोगजनक। कौन सा रोगजनक, किसका रोगजनक, तो मलेरिया का। आपने मलेरिया नाम सुना होगा, मलेरिया रोग सुना होगा। आप वो सोच रहे हो कि सर मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, मादा एनाफिलिस के द्वारा होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन आप बता रहे हो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ऐसा क्यों, तो उसको भी ध्यान सुनिए कि प्लाज्मोडियम रोग किसके कारण होता है, सॉरी मलेरिया रोग किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। और प्लाज्मोडियम आप बोल रहे हो कि प्लाज्मोडियम के कारण, लेकिन ये होता किसके कारण है, मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है। ऐसा क्यों, तो इसको सुनिए कि जो मादा मच्छर होता है, मादा एनाफिलिस होता है, जो मच्छर होता है, उसके दौरान क्या होता है, रोग, वो क्या होता है, रोग का वाहक होता है। क्या होता है, रोग का वाहक। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, रोग जनक होता है। रोग क्या होता है, जनक, मतलब रोग उत्पन्न कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। और उस रोग को आगे फैलाता कौन है, तो मादा एनाफिलिस फैलाता है, जो क्या होता है, रोग वाहक। वाहक कैसे, मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर में यहाँ से लेकर इस हाथ में रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इस हाथ में रख रहा हूँ, तो इस हाथ में रखने का कार्य कौन कर रहा है, मेरा हाथ कार्य कर रहा है। तो मेरा हाथ यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, तो वाहक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, वाहक का कार्य। मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, किसके द्वारा लिख रहा हूँ, मार्कर के द्वारा क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें वाहक कौन कार्य कर रहा है, मेरा हाथ कार्य कर रहा है, ठीक है। उसी तरह जो मादा एनाफिलिस होता है वो क्या होता है, रोग का वाहक होता है। रोग का क्या होता है, वाहक। और रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखो इसके अंदर प्लाज्मोडियम के द्वारा इसकी जनक कोशिका आगे संतति कोशिका का निर्माण कैसे करती है, उसको अपन देखिए। तो प्लाज्मोडियम की कोशिका इस प्रकार से होती है, मान लो ये किसकी कोशिका है, प्लाज्मोडियम, ये क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका ये एक क्या है, केंद्रक है, इसका एक क्या है, केंद्रक है। अब यहाँ से इसको ध्यान से समझना कि प्लाज्मोडियम होता है, उसका जो केंद्रक होता है, उसका केंद्रक होता है, उसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है, उसको अपन देखिए कि जो इसका जो केंद्रक होता है, इसमें कौन सा विभाजन होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब आप लोग सोच रहे हैं कि समसूत्री विभाजन ये कहां से आ गई, समसूत्री विभाजन क्या होता है, तो इसको समझिए यहाँ से कि जो मानव होता है, जो मानव होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। अगर उसके गुणसूत्रों के अंदर क्या, उसके गुणसूत्रों के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसके नाम से अपन को पता चल जाएगा, समसूत्री। समझना इसको, सम मतलब समान, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, सूत्री मतलब गुणसूत्र। और मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो इसके अंदर अगर समसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, तो जिसके दौरान जो नेक्स्ट दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, बनने वाली जो नई कोशिकाएं होगी, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 ही होगी। क्या होगी, 46 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें विभाजन कौन सा हो रहा है, समसूत्री। सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, नई कोशिका में समान होगी। अगर यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा, अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा, अगर अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध मतलब आधे, सूत्री मतलब गुणसूत्र। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या नेक्स्ट कोशिका के अंदर कितनी होगी, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी। तो नेक्स्ट कोशिका में गुणसूत्र कितने होंगे, 23। कितने होंगे, 23 होंगे। समझ में आ रहा है ना। समसूत्री का मतलब सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। मतलब जो बनने वाली नेक्स्ट संतति कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, जो उसकी जनक कोशिका है उसकी क्या होगी, समान होगी। अगर वहां पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, उसकी जनक कोशिका से क्या होगी, आधी होगी। उसकी जनक कोशिका से क्या होगी, आधी होगी। ठीक है। अब देखो अपन क्या पढ़े थे, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़े। तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है, उसका कौन सा भाग, इसका जो केंद्रक होता है, इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, जिसके दौरान इसका जो केंद्रक है वो ऐसे धीरे धीरे क्या कर लेगा, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। पहले एक कोशिका से दो कोशिका,
फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 64, इस तरह से धीरे धीरे चलकर वो क्या कर लेगा, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। किसके अंदर हो रहा है, ये प्लाज्मोडियम को। और इन अपन कोशिकाओं को अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इसको स्पोरोजोइड। क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोजोइड बोलेंगे। इन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे अपन, स्पोरोजोइड बोलेंगे। या इसको क्या बोल सकते हैं, बीजाणु भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, बीजाणु भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी कोशिका के अंदर, प्लाज्मोडियम की कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके अंदर समसूत्री विभाजन के दौरान जो बनने वाली अनेक सारी बहुत सारी कोशिकाएं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइड, या अपन क्या बोलेंगे, उन्हें बीजाणु बोलेंगे। स्पोरोजोइड या क्या बोलेंगे, बीजाणु। अब यहाँ पे जो स्पोरोजोइड है इसका कार्य क्या होगा कि ये जो मलेरिया रोग है उसमें क्या करेगा, संक्रमण करेगा। क्या करेगा, संक्रमण करेगा। ठीक है, इसमें रोगजनक कौन है, प्लाज्मोडियम। संक्रमण कौन कर रहा है, स्पोरोजोइड। रोग वाहक कौन है, तो मच्छर। कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलिस। और इसी के दौरान क्या होगा, जो इसकी जो बीजाणु स्पोरोजोइड है उसमें जो प्लाज्मोडियम की बाहर वाली परत है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका स्फुटन हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और जितने भी सारे बीजाणु या स्पोरोजोइड है यहाँ से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और नए क्या कर लेंगे, प्लाज्मोडियम का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। अब देखो अपने पास क्या था, एक प्लाज्मोडियम था। एक प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा खंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, या बहुविखंडन इसको बोल सकते हैं। ये था बहुखंडन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, अपन मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको अमीबा कि अमीबा के अंदर कैसे होगा, तो उसका अपन एग्जांपल से देखते हैं। बहुखंडन के अंदर एक तो कौन सा था, प्लाज्मोडियम, दूसरा एग्जांपल कौन सा था, अमीबा। तो अभी अपन देखेंगे अमीबा कि अमीबा के अंदर बहुखंडन कैसे होता है। तो देखिए यहां से इसको ध्यान से समझिए। अमीबा के अंदर नेक्स्ट अपने पास क्या है, अमीबा। दूसरा एग्जांपल क्या है अपने पास, अमीबा। इसको समझना अभी कि अमीबा के अंदर बहुखंडन की प्रक्रिया या बहुखंडन की प्रोसेस कैसे कार्य करती है उसको अपन अभी देखेंगे। कि मान लो ये कौन है, ये किसकी संरचना है अपने पास, अमीबा की संरचना। किसकी संरचना है, अमीबा की संरचना। ये इसका क्या है, केंद्रक है। ये इसका क्या है, केंद्रक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि इसके अंदर क्या होगा, अमीबा है। ये किसकी संरचना है, अमीबा। अब अमीबा यहाँ पे दो प्रकार से कार्य कर सकता है। कोई भी जीव या अपन मानव भी, अपन भी दो परिस्थितियों के अंदर कार्य कर सकते हैं। एक तो अनुकूल परिस्थिति, एक क्या, प्रतिकूल। एक तो क्या, देखो कोई भी जीव है, कोई भी जीव हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई जीव हो चाहे पादप हो, वो क्या है, दो परिस्थितियों के अंदर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। एक तो अनुकूल परिस्थिति के अंदर, दूसरा कौन सा, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर। अगर एक तो कौन सी, अनुकूल, अभी बताऊंगा आपको अनुकूल और प्रतिकूल कैसे। दूसरी कौन सी, प्रतिकूल। ये क्या है, दो अलग अलग क्या है परिस्थितियां हैं। अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको बोले जैसे कि हाँ अभी तो तेरा टाइम चल रहा है, तो वो उसके अंदर क्या है, अनुकूल परिस्थिति है। मैंने आपको कोई नहीं बोलता क्या ऐसे कि हाँ अभी तो तेरा टाइम चल रहा है, टाइम अच्छा चल रहा है तेरा, मतलब वो उसकी क्या है, अनुकूल परिस्थिति है। ठीक है, अगर उसका बुरा टाइम चल रहा है तो उसकी क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति है। कौन सी है, प्रतिकूल परिस्थिति। तो अमीबा यहाँ पे दो तरह से कार्य करेगा। अगर उसका अनुकूल स्थिति में तो कौन सा कार्य करेगा, अपन इसकी दो विधि पढ़ी थी ना, बहुखंडन, उसके पीछे कौन सी पढ़ी थी, एक इसका बहुखंडन, दूसरा कौन सा, द्विखंडन पढ़ा था। द्विखंडन के अंदर कौन सी कार्य करेगी, अनुकूल परिस्थिति कार्य करेगी। ठीक है, सामान्य अवस्था के अंदर कौन सी परिस्थिति कार्य करेगी, अनुकूल परिस्थिति कार्य करेगी। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर कौन सा, बहुखंडन कार्य करेगा। कौन सा करेगा, बहुखंडन कार्य करेगा। अब इसके दौरान क्या होगा कि जो अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें यहाँ पे पहला पॉइंट ध्यान से समझना कि अमीबा की जो पादाप है, अमीबा की क्या, जो पादहाव है, पादहाव का मतलब क्या होता है, पेड़। पादहाव का मतलब क्या, मतलब पेड़। इसकी जो पेड़ है, ये इस बार बाहर वाली संरचना दिखाई दे रही है क्या, ये अमीबा के अंदर क्या होता है, इसके दौरान क्या होता है कि जो इसके पादहाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। संकुचित मतलब सिकुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना कि अमीबा की जो पादहाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, संकुचित मतलब सिकुड़ जाते हैं। जिसके दौरान जो अमीबा के जैसे पादहाव क्या होंगे, संकुचित होंगे, जिसके दौरान इसके चारों तरफ क्या बन जाते हैं, तीन आवरण बन जाते हैं। इसके दौरान क्या बन जाते हैं, तीन आवरण क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, या तीन आवरणों का क्या हो जाता है, आपकी एनसीईआरटी के बुक के अंदर ऐसा दिया है कि इसके अंदर तीन आवरणों का स्त्रावण हो जाता है।
बुक के अंदर ऐसा लिया हुआ कि 3 आवरणों का क्या होता है, स्राव हो जाता है। अपन इसी को ऐसे ही देखेंगे कि अमीबा के चारों तरफ क्या हो जाएगा, इस पादपों के संकुचन के दौरान, के सिकुड़ने के दौरान क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ किसका निर्माण हो जाएगा, 3 परत या 3 आवरण क्या हो जाएंगे, स्रावित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 आवरण स्रावित हो जाएंगे, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, पुटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुटक। इसको एक बार दोबारा देखिए कि इसके अंदर विभाग के अंदर क्या होता है, इसकी जो पादप है जैसे क्या होंगे, संकुचित होंगे। संकुचित होने के दौरान इसके चारों तरफ किसका स्त्राव हो जाएगा, 3 आवरण का स्त्राव हो जाएगा, त्रिस्तरीय आवरण बन जाएगा, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, पूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए कि ये तो कहां तक हो रहा था, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर क्या हो रहा था कि पूट का निर्माण हो रहा है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पूट जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को पूट जनन बोलेंगे। ठीक है, नामों को पूट और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पूट जनन। ये कौन सी अवस्था के अंदर हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर हो रहा है। यहाँ तक इसका निर्माण हो गया, 3 आवरणों का निर्माण होगा। लेकिन अब आगे जो कार्य करेगा, अब आगे क्या कार्य होगा, उसकी जो केंद्रक है, अपने इसके प्लाज्मोडियम के अंदर पढ़ा था ना कि जो प्लाज्मोडियम का केंद्र था वो क्या हो रहा था, समसूत्री विभाजन हो रहा था। तो इसमें भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री जो विभाजन होगा वो कौन सी अवस्था के अंदर, कौन सी परिस्थिति के अंदर होगा, तो वो कौन सी परिस्थिति के अंदर होगा, अनुकूल परिस्थिति के अंदर होगा, जिसके दौरान इसका केंद्र क्या बना लेगा, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। और ये आगे कोशिकाएं आगे चलकर धीरे धीरे क्या कर लाएगी, नई अमीबा का क्या करेगी, निर्माण। और यहाँ पे जैसे इसका क्या होगा, स्फुटन होगा, ये जैसे ये परत फटेगी उसके दौरान ये अमीबा क्या कर लेगी, अनुकूल परिस्थिति के अंदर नए अमीबा को क्या कर देगी, जन्म दे देगी। समझ आया ना कि जो अमीबा की जो कोशिकाएं थी समसूत्री विभाजन के दौरान जो बन रही थी, वो आगे अनुकूल परिस्थिति के अंदर क्या कर लेगी, नए अमीबा को क्या कर देगी, जन्म दे देगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर ऐसा प्रोसेस होती है। ये अपनी की सबसे पहली कौन सी विधि, विखंडन विधि। कौन सी विधि, विखंडन विधि। इसके बाद में नेक्स्ट आती है मुकुलन विधि। तो नेक्स्ट विधि अपनी देखिए मुकुलन विधि। विखंडन विधि जिसमें अपने 2 भाग पढ़े, एक पढ़ा है द्विखंडन और दूसरा कौन सा पढ़ा है, बहुखंडन। अब उसके बाद में अपनी दूसरी आती है एलिन जनन की दूसरी विधि, मुकुलन। तो देखिए मुकुलन, मुकुलन इसको समझना। मुकुलन, अब इसके नाम से, हर डेफिनेशन के नाम से उसका क्या है, पूर्ण रूप है उसका। देखिए अब मुकुलन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मातृजीव होता है, मातृजीव मतलब जो इसका जनक होता है, मातृजीव इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जो इसका जो जनक होता है उसके दौरान किसका निर्माण होता है, मुकुल का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना कि जो मुकुलन के दौरान क्या होता है, इसके दौरान जो मातृजीव या जनक होते हैं उनके दौरान किसका निर्माण होता है, मुकुल या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मुकुल या कलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ध्यान से सुनना कि मुकुलन के दौरान क्या होगा, मातृजीव या जनक के द्वारा जो संतति का निर्माण होगा, उस संतति के अंदर सबसे पहले किसका निर्माण होगा, कलिका का निर्माण। किसका निर्माण होगा, कलिका का निर्माण। अभी कलिका क्या भी बताऊंगा आपको। अब इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा कार्य करेगा, तो इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल कार्य करता है, यीस्ट कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, यीस्ट कार्य करता है। अब ये मान लो ये कौन सी कोशिका है, यीस्ट की कोशिका है। किसकी कोशिका है, यीस्ट की कोशिका। ये इसके अंदर क्या है, केंद्र। और यीस्ट क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, खमीर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, खमीर भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, कवक होता है। क्या होता है, कवक होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट के अंदर, कवक। कौन सा कवक है, यीस्ट क्या एक प्रकार का कवक है। और कौन सा कवक, एक कोशीय कवक। कौन सा कवक, एक कोशिकीय कवक होता है। कौन सा होता है, एक कोशिकीय कवक। आपको पूछ ले कि पादप जगत के अंदर एक कोशिकीय कवक कौन सा होता है, तो सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है, यीस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि यीस्ट क्या है, कवक है। कौन सा कवक, एक कोशिकीय कवक, जो पादप जगत के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक ही होता है। पादप जगत के अंदर क्या होता है, एक ही होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मुकुल के दौरान क्या होगा, जो इसकी मातृजीव या जनक है, ये इसका क्या जनक, यीस्ट क्या जनक, और ये आगे चलकर क्या करेगा, नेक्स्ट यीस्ट का निर्माण करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, सर्वप्रथम क्या होगा, इसके अंदर किसका निर्माण होगा, कलिका का निर्माण। ये यीस्ट की कोशिका है, इसके दौरान आगे चलकर धीरे से इस तरह से किसका निर्माण होगा, कलिका। ये क्या है, कलिका। ये इसको क्या बोलते हैं अपन,
मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुकुल बोलते हैं। अब ये कलिका के अंदर क्या होगा कि इसका जो केंद्रक था, इसका जो ये केंद्रक था, ये आधा केंद्रक यहाँ पे स्थापित हो जाएगा और आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। और आगे चलकर ये ईस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ से ये जो कलिका या मुकुल है, ये क्या है? कलिका या क्या है? मुकुल। ये मुकुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मुकुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ये कलिका या मुकुल जैसी अलग होगा और जैसे इसको क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। और पोषण मिलने के पश्चात ये क्या कर लेगा? नए यीस्ट का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। नए यीस्ट का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। समझ में आ रहा है ना कि ये जैसे इसको जो कलिका अलग हुआ था, जैसे इसको पोषण मिलेगा, ये क्या करेगा? नए यीस्ट का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये था अपना मुकुलन। ये क्या था? मुकुलन विधि। उसके अलावा हम इसका एग्जांपल देखें, अन्य एग्जांपल देखें तो इसका अलावा किसके अंदर होता है? यीस्ट के अलावा, तो इसके अलावा होता है हाइड्रा के अंदर। किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर, ठीक है। इसको दोबारा देखिए कि मुकुलन के अंदर क्या होता है कि इसके दौरान जो मातृ जीव या जनक है, मातृ जीव या जनक है, उसके दौरान जो संतति का निर्माण होता है, उस संतति के अंदर किसका? कलिका का। किसका निर्माण होता है? कलिका का निर्माण। और ये कलिका जैसी वृद्धि करेगी, वृद्धि कर नए जीव का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। और ऐसा किसके अंदर देखा जाता है? यीस्ट के अंदर। किसके अंदर देखा जाता है? यीस्ट। और यीस्ट क्या है? इसको अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? खमीर बोलते हैं या कवक बोलते हैं। जैसे जो ब्रेड होती है, देखने इसको जो यीस्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर। और इसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या होता है? कवक होता है। जो इडली का निर्माण, क्या होता है? इडली का निर्माण वो किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। जो इडली का निर्माण होता है उसमें अपन क्या बोलते हैं? यीस्ट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसी के द्वारा यीस्ट का क्या होता है? इडली का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये यीस्ट की कोशिका है, इसके ऊपर क्या? कलिका या मुकुल पाया जाएगा। जैसे ये मुकुल यहाँ से क्या होगा? अलग होगा। और अलग होने के पश्चात जैसे इसको पोषण मिलेगा और ये नए यीस्ट का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पादप जगत के अंदर एक कोशिका का कौन सा होता है? सिर्फ यीस्ट ही होता है। जो पादप जगत के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही कार्य करता है। ये था अपना दूसरी विधि, कौन सी? मुकुलन विधि। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे खंडन विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे? खंडन विधि। तो तीसरी अपनी आज की विधि देखिए, खंडन विधि। एनिमिक जन्म के अंदर अपना तीसरा पॉइंट है खंडन विधि। अब यहां से देखना, अपन सबसे पहले पढ़ी थी विखंडन विधि। विखंडन, खंडन, विखंडन, खंडन एक जैसी लग रही है ना, लेकिन इसके अंदर भी क्या एक मुख्य अंतर पाया जाता है। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? एक मुख्य अंतर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है उसको अपन सबसे पहले ही देख लेते हैं कि खंडन और विखंडन विधि के अंदर मुख्य, या इसको क्या बोलते हैं? खंडी भवन या खंडी जनन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खंडी भवन या इसको क्या बोलते हैं? खंडी जनन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मुख्य अंतर क्या होता है? अपन पढ़ा था विखंडन विधि के अंदर कि उसके अंदर सभी जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय। मैंने अलग से भी बताया था कि सभी जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय। लेकिन इसके अंदर जितने भी सारे जीव होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कौन सी होती है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। किसके अंदर होते हैं? खंडन विधि के अंदर। किसके अंदर होते हैं? खंडन विधि के अंदर सारे जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको अपन इससे समझेंगे डायग्राम से। सबसे पहले तो मैं इसका नाम बता देता हूं। ये क्या है? स्पाइरोगोया। ये क्या है? स्पाइरोगोया। अब ये स्पाइरोगोया क्या है उसको मैं बता रहा हूं। अभी अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। अपनी 11th क्लास के अंदर सबसे पहली अपनी अध्याय या सबसे पहली अपनी यूनिट है पादप जगत। कौन सी यूनिट है? पादप जगत। जिसके अंदर कौन सी यूनिट है? सबसे पहले पादप जगत। और उसके अंदर अपन पादपों का क्या पढ़ा था? वर्गीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पादपों का वर्गीकरण पढ़ा था। और वर्गीकरण अपने पढ़ा था, कुछ नाम पढ़ा था थेलोफाइट। क्या पढ़ा था? थेलोफाइट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्गीकरण के अंदर कितनी क्या पढ़ा? थेलोफाइट पढ़ा था। और थेलोफाइट क्या होते हैं? सेवाल होते हैं। थेलोफाइट क्या होते हैं? सेवाल होते हैं। और कितने प्रकार के सेवाल होते हैं? थेलोफाइट 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है हरित सेवाल। कौन सा सेवाल? हरित सेवाल। उसके अलावा दूसरा कौन सा होता है? लाल सेवाल। कौन सा सेवाल? लाल सेवाल। तीसरा कौन सा होता है? भूरा सेवाल। कौन सा होता है? भूरा सेवाल। और पादप जगत के अंदर सबसे ज्यादा विकसित कौन सा होता है? सबसे ज्यादा विकसित कौन सा होता है? हरित सेवाल होता है।
क्यों होता है? क्योंकि पादप जगत के अंदर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? भूरे शैवाल का। उसके बाद में किसका? लाल शैवाल का। और उसके बाद में किसका निर्माण हुआ था? हरित शैवाल का। इसलिए क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? विकसित होता है। और स्पाइरोगेरा भी क्या एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। ये क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, अब आपको पूछ लिया कौन सा शैवाल है, तो ये कौन सा शैवाल है? हरित शैवाल है। कौन सा शैवाल है? हरित शैवाल। ठीक है, अब इसको एग्जांपल, ये किसका संरचना है? स्पाइरोगोइरा। आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ये किसकी संरचना है? स्पाइरोगोइरा की संरचना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो संरचना है ये कैसे आगे चलकर क्या हो जाएगा? ये अलग अलग खंडों में क्या हो जाएगी? बंट जाएगी। इस तरह से इसकी संरचना क्या हो जाएगी? आगे चलकर धीरे धीरे जैसे ये क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगी। और यहाँ पे एक पॉइंट और, बहुकोशिकीय जीव के साथ साथ में ये क्या होते हैं? जब पूर्ण रूप से परिपक्व होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होती है? परिपक्व होती है, तभी क्या होते हैं? नए जीव का क्या करता है? परिपक्व होने के पश्चात क्या करता है? नए जीव का क्या करेगा? निर्माण। अब जैसे ही स्पाइरोगोरा परिपक्व होगा तो इसका शरीर अलग अलग खंडों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। और इसके जो शरीर के जो खंड है, मान लो इसका एक खंड है, आगे चलकर क्या कर लेगा? पूरे स्पाइरोगोरा का इस तरह से क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा? नए स्पाइरोगोरा का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। ठीक है, ये ऐसा किसके अंदर होता है? स्पाइरोगोरा के अंदर। कौन सी विधि के द्वारा? खंडन विधि द्वारा। देखिए खंडन विधि क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी सारे जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव के अंदर सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं स्पाइरोगोरा का। किसका? स्पाइरोगोरा का। ठीक है, और ये क्या एक प्रकार का शैवाल। और कौन सा शैवाल आपको पूछ ले तो हरित शैवाल। कौन सा शैवाल होता है? हरित शैवाल। और इसके दौरान जो स्पाइरोगोरा नए जीव का निर्माण करता है, तो निर्माण कब करता है? जब वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात क्या करता है? नए जीव का निर्माण। और इसका शरीर अलग अलग खंडों में क्या हो जाएगा? विभाजित, जिसके दौरान उसका खंड क्या करेगा? नए स्पाइरोगोरा का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये कौन सी तीसरी कौन सी विधि थी? खंडन विधि। कौन सी विधि थी? खंडन। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी आती है पुनरुद्ध भवन। नेक्स्ट विधि कौन सी आती है? पुनरुद्ध भवन। 4 नंबर देखिए, पुनरुद्ध भवन। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है पुनरुद्ध भवन। देखिए पुनरुद्ध भवन। अब देखिए इसको कई वैज्ञानिक बोलते हैं पुनरुद्ध भवन या खंडी भवन या खंडन कोपन क्या बोलते हैं इनको? दोनों को एक ही बताते हैं। कई वैज्ञानिक क्या होते हैं? दोनों को एक ही बताते हैं, लेकिन ये दोनों क्या एक नहीं होते। ये दोनों क्या होते हैं? एक नहीं होते। कई इसको एक ही बताते हैं, लेकिन कई क्या होते हैं? इसको अलग बताते हैं। अलग क्यों बताते हैं? क्योंकि पुनरुद्ध भवन व खंडी भवन के अंदर मुख्य अंतर क्या होता है?